हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग न्यूक्लियर चैप्टर आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और पढ़ेंगे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पढ़ने से पहले हम कुछ उन चीज़ों के बारे में जानते हैं जो कि हमको ऑलरेडी पता है, जैसे कि बाइंडिंग एनर्जी। आई थिंक सो केमिस्ट्री में सबने पढ़ा होगा। व्हाट इज बाइंडिंग एनर्जी, जल्दी से डेफिनेशन बता दे। लेट्स से मेरे पास कोई एक सिस्टम है, सिस्टम मान ले कि ये चौक है, ओके। अब इस चौक को मैं ब्रेक करूं और इसके इंडिविजुअल एटम्स को अलग अलग कर दूं। हर एक एटम को, इस चौक के हर एटम को इधर लेके गया, इधर लेके गया, इधर लेके गया, हर एक एटम को मैं जब अलग अलग कर दूं तो जितनी एनर्जी मुझे देनी पड़ेगी इस चौक को तोड़ने के लिए, वो होगी मेरे लिए बाइंडिंग एनर्जी। डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ सिस्टम इनटू इट्स कॉन्सिक्वेंस। जिससे मिलके बना है उसमें मुझे इसको ब्रेक करने के लिए जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी मेरे लिए बाइंडिंग एनर्जी। अब सिस्टम कोई भी सिस्टम हो सकता है, जैसे चौक हो गई। और दूसरा, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे एटम के लिए। अब एक एटम भी तो सिस्टम है। एटम में क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। अगर मुझे न्यूक्लियस को तोड़ना है तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। अगर एक एटम है, मुझे एक एटम को तोड़ना है, एटम को मतलब उसका न्यूक्लियस अलग करना है, इलेक्ट्रॉन अलग करना है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। थिंक सो ये हम लोग केमिस्ट्री में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग थोड़ी बात करते हैं। सो लिखते हैं सबसे पहले बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन लाइक एटम। अच्छा, हाइड्रोजन लाइक एटम ही क्यों? क्योंकि उसके लिए हम बोर्स ऑर्बिट से उसकी एनर्जी जानते हैं, इसलिए बस। ओके, बोर्स मॉडल से, सॉरी। चलो, तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं इन हाइड्रोजन एटम। अब क्या होगा, वो मिनिमम एनर्जी के मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के कहीं दूसरी जगह लेके चले जाऊँ और इन दोनों को इतना दूर लेके चले जाऊँ कि सिस्टम ब्रेक हो जाए। बात ठीक है। लेट से अभी जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो सम शेल एन स्टेट में ऑर्बिट कर रहा है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, इसको यहाँ से उठा के लेके जाना है इन्फिनिटी पे। कहाँ पे लेके जाना है, इन्फिनिटी पे। मतलब n इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी पे मुझे इसको लेके जाना है, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो होगी मेरे लिए बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, ठीक है। अब बता, इस इलेक्ट्रॉन के पास किसी ऑर्बिट में कितनी एनर्जी होती है, बोर्स मॉडल से बता दे जल्दी से। सो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की माइनस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। हाइड्रोजन लाइक एटम में इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स, हम लोग ये बात जानते हैं। अब इसको इन्फिनिटी पे लेके जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, बता दे जल्दी से। सो बाइंडिंग एनर्जी इट विल बी इक्वल टू ई ऑफ इन्फिनिटी माइनस ई ऑफ एन। इन्फिनिटी पे जब जाएगा उसकी एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना निकल के आएगा, इन्फिनिटी पे जाएगा तो एन का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कर 0। सो 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। सो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया मेरे लिए, प्लस का 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होती है हमारी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए बाइंडिंग एनर्जी। जो कितनी एनर्जी है, मिनिमम एनर्जी, वो इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहे, ओके, सॉरी, उस इलेक्ट्रॉन को उसके ऑर्बिट से उठा के हम लोग इन्फिनिटी पे रख के आ जाए, ठीक है ये बात। सो दिस इज अवर बाइंडिंग एनर्जी इन केस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन में कौन सा फोर्स लगता है, ये बात हम लोग जानते हैं, कौन सा लगता है, कूलम्ब फोर्स, अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे इनिशियल देख, इनिशियल एनर्जी भी तो नेगेटिव आ रही है। अगर एनर्जी नेगेटिव मतलब फोर्स अट्रैक्टिव, अट्रैक्टिव फोर्स तो एनर्जी नेगेटिव, तो अपने को इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। देख, बाइंडिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है, मतलब अपने को इतनी एनर्जी इसको देनी पड़ेगी सिस्टम को ब्रेक करने के लिए, ठीक है ये बात। चलो, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के लिए ली, फिर हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के लिए। चलो, तो अब हम लोग बात करते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। सबसे पहले मैंने उसके डेफिनेशन को वापस से लिख दिया है, देखो जल्दी से। इट इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियस किससे मिलकर बना होता है, न्यूक्लियॉन से, ओके। तो उनको ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी, ओके। अच्छा देख, जो हमारा जो न्यूक्लियस है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन से मिलके बना होता है और न्यूक्लियॉन से मिलके बना होता है। अब यहाँ पे एक बात जानते हैं, जो न्यूक्लियॉन्स वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, कौन से फोर्स से, न्यूक्लियर फोर्स से। रिपल करते हैं कौन से फोर्स से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से, ओके। तो जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इनको क्या प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे
बाइंडिंग एनर्जी। अब वो बाइंडिंग एनर्जी हम लोग कैसे फाइंड करते हैं वो हम लोग देखते हैं। उसके लिए अपने को एक कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ती है, वो है मेरे लिए एनर्जी मास इक्विवेलेंस। एनर्जी मास इक्विवेलेंस। अब ये एनर्जी मास इक्विवेलेंस क्या है? अपने हम लोगों ने सबसे जो जबरदस्त इक्वेशन है जो तुम लोगों को हमेशा याद रहती है फिजिक्स में, वो कौन सी है? आइंस्टाइन्स एनर्जी मास इक्विवेलेंस वाली इक्वेशन। बता आइंस्टाइन्स इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या है? E इज इक्वल्स टू m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। अगर मुझे कोई मास दिया गया है m, अगर मुझे उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना है तो एनर्जी कितनी रिलीज होगी? m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर के इक्वल। This is our energy mass equivalence equation. Okay, so m is equals to mass of object और particle, कुछ भी लिख सकते हैं। c is our speed of light. इसके ऊपर जल्दी से एग्जाम्पल करते हैं। कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ मास इनटू एनर्जी। चल निकालिए एनर्जी कितनी आ रही है। हम लोग एनर्जी मास इक्विवेलेंस यूज कर सकते हैं, जल्दी से कर ले। सो E इज इक्वल्स टू m विच इज 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 3 इंटू c स्क्वायर, 3 इंटू 10 रेज़ टू पावर 8 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर इसको जल्दी से, कितना आ रहा है? 3 का स्क्वायर विच इज 9, इधर देख 10 रेज़ टू पावर 16 माइनस 3, 16 माइनस 3 13। ओके, सो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 13 जूल। अरे बाप रे, ये एनर्जी तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आई। अब एक काम करते हैं, इसको थोड़ा कंपेयर करके देखते हैं। चल एक बात कंपेयर करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 1 किलोग्राम को पानी को गर्म करते हैं, 1 केजी पानी को हम लोग हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस तक, और अपने को कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है उससे कंपेयर करके देखते हैं। सो एनर्जी रिक्वायर टू बॉइल वाटर कितनी हो जाएगी? डेल्टा क्यू हम लोग लिख सकते हैं एम एस इंटू डेल्टा टी के इक्वल। चलो m का वैल्यू 1 kg विच इज 1 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। अच्छा kg में पुट करते हैं तो 1। स्पेसिफिक हीट हम लोग जानते हैं कितना होता है, ये होता है 4200। ओके, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर हम लोग लेते हैं 1000 डिग्री। देख इसको जल्दी से सॉल्व करके, तो ये आया मेरे लिए 4.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर 5 जूल। कंपेयर करके देख, 1 ग्राम को अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो 10 रेज़ टू पावर 13 की ऑर्डर की एनर्जी निकल रही है। और अगर मैं पानी को गर्म करता हूं 0 से 100 पे तो एनर्जी निकलती है 10 रेज़ टू पावर, और एनर्जी रिक्वायर होती है 10 रेज़ टू पावर 5 के ऑर्डर की। सोच के देख, अगर 1 ग्राम को अगर हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट करते हम कितना पानी बॉईल कर सकते हैं? लगभग 10 रेज़ टू पावर 8 केजीज, 10 रेज़ टू पावर 8 केजीज। समझ सकते हो, 1 ग्राम को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता हूं तो बहुत ही ह्यूज अमाउंट की एनर्जी रिलीज होती है। ओके, तो अब यही एनर्जी होती है जो कि न्यूक्लियस को बांध के रखती है, जिसको मास एनर्जी इक्विवेलेंस से निकाला जाता है। हम लोग उसके ऊपर भी आएंगे, पहले इस चीज को नोट कर लो। चलो तो हम लोग अपना अगला एग्जांपल देखते हैं। एक्सप्रेस 1 एटॉमिक मास यूनिट इनटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जल्दी से कोशिश करो, एक एमयू से कितनी एनर्जी एसोसिएट होगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में, वो अपने को फाइंड करनी है। निकाले जल्दी से। हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे एनर्जी मास इक्विवेलेंस। सो एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं 1 एटॉमिक मास यूनिट इनटू c स्क्वायर, इतनी एनर्जी होगी। अच्छा, एक एटॉमिक मास यूनिट केजीस में हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? जिनको नहीं पता है वो प्रीवियस वीडियो में मैंने फाइंड किया था, जाके जरूर देखना। वो होता है 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 27 kg। सब्स्टिट्यूट कर दें यहाँ पे। सो E इज इक्वल्स टू आया 1.66 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस का 27 c स्क्वायर, तो ये होता है हमारे लिए 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 16। प्रीवियस क्वेश्चन से डायरेक्ट लिख लिया, इतनी एनर्जी होगी किसमें? जूल में, क्योंकि हमने सारी चीजें किसमें पुट करी? एसआई यूनिट में। मास को एसआई में पुट किया, स्पीड ऑफ लाइट को भी एसआई में पुट किया, तो एनर्जी भी एसआई यूनिट में निकल जाएगी। ठीक है ये चीज। अब इसको कैलकुलेट करना है, जल्दी से कैलकुलेट कर कितना आ रहा है एनर्जी मेरे लिए? 9 इंटू 1.66 कर,
ये अराउंड आ जाएगा मेरे पास 1.59 इंटू 10⁻²⁴ कितना बचेगा 11, लेकिन मैंने यहाँ पे 15 आना था तो 10⁻12 सॉरी 10⁻⁻10 जूल। अब वापस से इसको हम लोगों को किस में कन्वर्ट करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 1.59 इंटू 10⁻⁻10 अपॉन किससे डिवाइड करना पड़ेगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, डिवाइड कर सॉल्व कर। देख ये जो निकल के आता है ये आता है मेरे लिए 0.931 इंटू 10⁻⁻, देख ले कितना आ रहा है, सॉरी प्लस का 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको भी हम लोग थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं और लिखते हैं कुछ इस तरीके से, E इज इक्वल्स टू 931 इंटू 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तुझे देख रहा होगा 10⁻6 को हम लोग लिख सकते हैं मेगा। ओके, तो इसको फर्दर करेक्ट करते हैं और लिखते हैं 931 MeV। अगर हम एक एटॉमिक मास यूनिट को एनर्जी में कन्वर्ट करें तो उसका एनर्जी कितना आना चाहिए, 931 MeV। अगर मैं बोलूं 2 MeV को कन्वर्ट किया तो तुझे इस फैक्टर को 931 को 2 से मल्टीप्लाई करना है। ओके, अगर मैं तुझे बोलूं प्रोटॉन को मैंने एनर्जी में कन्वर्ट किया तो एनर्जी कितनी होगी वो निकालते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और हम लिख सकते हैं एनर्जी मास एनर्जी इक्विवेलेंस। सबसे पहले प्रोटॉन के लिए E ऑफ प्रोटॉन आता है कुछ, मैं डायरेक्ट इसके रिजल्ट लिख रहा हूं, हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ये आता है मेरे लिए 938.57 MeV। अगर मैं प्रोटॉन की जगह न्यूट्रॉन को कन्वर्ट करूं तो न्यूट्रॉन के लिए जो एनर्जी आती है वो आती है 939.57। ओके, यहाँ पे 27 होता है। ओके, ये डेटा मैंने लिखा हुआ है, मुझे कोई याद नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ें अपने को क्वेश्चन में दे दी जाती है। ओके, पर फिर भी रिमेंबर के लिए कभी याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। एक इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कन्वर्ट करता हूँ तो एनर्जी निकल के आती है 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे भी यूनिट है मेरे लिए MeV। क्लियर है? तो ये तीनों अगर अपने को याद रहे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी याद रहे तो कोई बात नहीं अपने को, पर ये चीज़ हमारे लिए काम की है, क्योंकि हम जब न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी फाइंड करेंगे तो अपने को जो मास दिए जाएंगे प्रोटॉन्स के न्यूट्रॉन्स की वो इसमें AMU में दिए जाएंगे, तो उससे एसोसिएट एनर्जी फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो उसमें ये अपने लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इसलिए इस रिजल्ट को तो हमेशा याद रखो। ये क्या है, 1 मास एनर्जी इक्विवेलेंस ऑफ 1 एटॉमिक मास यूनिट। ओके, चलो तो इन चीज़ों को तुम सबसे पहले नोट कर लो, फिर हम लोग देखते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। चलो, तो अब हम लोग न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी में एक और टॉपिक बचता है मास डिफेक्ट, उसको सबसे पहले समझते हैं। व्हाट इज मास डिफेक्ट? अच्छा, एक बात बता, अगर मुझे न्यूक्लियस का मास फाइंड करने के लिए बोला गया तो हम कैसे फाइंड करेंगे? हम क्या बोलेंगे कि न्यूक्लियस का मास उसके न्यूक्लियॉन्स के मास के सम के इक्वल होगा, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास के सम के इक्वल होगा। बिल्कुल यही होना चाहिए था, पर जब हम रियल में एक्सपेरिमेंट करके इसको कैलकुलेट करते हैं तो जो मास है न्यूक्लियस का वो इनके सम के मास से थोड़ा कम आता है। बस उसी डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं मास डिफेक्ट। समझ आए? मास डिफेक्ट डेफिनेशन लिख दिया है, आराम से नोट कर लेना। आगे देखते हैं। ये हमारे पास एक कोई एटम है, ओके, जिसके पास Z नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है और A नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स है। ओके, तो फॉर अ न्यूक्लियस इसके पास क्या हो जाएंगे? Z हो जाएंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे बता? न्यूट्रॉन्स होंगे A-Z नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इस न्यूक्लियस का मास बताए कितना आना चाहिए? सो मास ऑफ न्यूक्लियस होना चाहिए, कितना होना चाहिए? मास ऑफ प्रोटॉन
विच इज मास ऑफ प्रोटॉन को हम लोग लिख लेते हैं mp इंटू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विच इज z प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास इनके नंबर विच इज a माइनस जेड। ये आना चाहिए था थ्योरेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से, पर इतना मास नहीं आता, कम आता है। उस मास को हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे m से। इन दोनों में जो डिफरेंस है उसी को हम लोगों ने बोला है मास डिफेक्ट। तो हम लोग यहाँ पे मास ऑफ न्यूक्लियस के आगे थ्योरेटिकल और लिख लेते हैं, थ्योरेटिकल मास ऑफ न्यूक्लियस इतना आना चाहिए। सो डेल्टा m कितना हो जाएगा मास डिफेक्ट, थ्योरेटिकल मास माइनस एक्सपेरिमेंटल मास विच इज z टाइम्स ऑफ mp प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ mn माइनस का मास ऑफ न्यूक्लियस विच इज n। सो दिस इज अवर मास डिफेक्ट। अब हमने मास डिफेक्ट फाइंड किया। अब एक बात बता, जो मास डिफेक्ट हुआ मतलब जो मास कहीं चला गया, वो मास यहाँ पे किस फॉर्म में गया होगा? वो गया होगा यहाँ पे न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी के फॉर्म में। जो मास गया यहाँ से वो कन्वर्ट हुआ यहाँ पे एनर्जी के फॉर्म में, और वो एनर्जी कौन सी है? उन जो न्यूक्लियन से उनको बांधने के लिए जो एनर्जी लगी। नाउ वी कैन फाइंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। सो न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू डेल्टा m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। कितना होगा वो? डेल्टा m टाइम्स ऑफ c स्क्वायर। चलो जल्दी से इन सारी चीजों को नोट करो। ओके अच्छा, थोड़ी सी एक और मैं बात करता हूं कि ये मास डिफेक्ट आता किस वजह से है। ओके अब जैसे कि हमारे पास ये हमारा न्यूक्लियस है, इसमें प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अब मैंने न्यूक्लियर फोर्सेस में जब बात करी थी तो मैंने एक बात बोली थी कि इनके बीच में जो फोर्सेस का जो रीजन है वो अपने को नहीं जानना है, पर थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। जब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं? एक दूसरे के साथ कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक्सचेंज कर रहे होते हैं, जो कि जनरली हम लोग नहीं जानते अभी के लिए। ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे को कुछ पार्टिकल्स देते रहते हैं, एक दूसरे को कुछ पार्टिकल्स इधर से उधर सप्लाई करते रहते हैं, जिनको हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहते हैं। अब ये पार्टिकल्स एक्सचेंज करते हैं जिनकी वजह से खुद इनके मासेस कम हो जाते हैं, और इसकी वजह से हमारा मास डिफेक्ट आता है। ओके चलो तो जल्दी से सारी चीजें नोट करो और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलो तो अब हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में। अच्छा, स्टेबिलिटी समझने के लिए काम करते हैं हम लोग, दो पोस्टर लेते हैं, उनको दीवार पे चिपका देते हैं ग्लू लगा के। दो पोस्टर लिए इक्वल साइज के, उन दोनों के ऊपर ग्लू लगाया और दीवार पे चिपका दिया। एक में ज्यादा ग्लू लगाया, मोर ग्लू, और दूसरे वाले में कम लगाया, लेस ग्लू, और तुझसे बोला गया है कि इन दोनों को निकाल। किसको निकालना आसान होगा? सीधी बात है, जिसमें कम ग्लू लगाया हुआ है उसको निकालना आसान रहेगा। इसी तरीके से स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा? कि वो कितना अच्छे से आपस में जुड़े हुए हैं न्यूक्लियस। अब किसमें ज्यादा अच्छे से जुड़े होंगे? जिसमें बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी उसमें न्यूक्लियस ज्यादा अच्छे से जुड़े होंगे। बात सही है? तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो न्यूक्लियस हमारे लिए ज्यादा स्टेबल होगा, और जिसमें बाइंडिंग एनर्जी कम होगी वो न्यूक्लियस कम स्टेबल होगा। यहां तक बात समझ आई? अब यही काम हम लोग दो डिफरेंट, यहां तो साइज सेम थी, अब यही काम हम लोग करते हैं दो अलग अलग पोस्टर के लिए। एक बड़ा छोटा पोस्टर लिया और दूसरा हम लोगों ने बड़ा पोस्टर लिया। इसके ऊपर मैंने डाली 3 बूंदे ग्लू की, इसके ऊपर भी मैंने डाली तीन बूंदे ग्लू की। दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ हम लोगों ने ग्लू लगा दिया, दोनों को वापस से दीवार से जाके चिपका दिया। अब तुझसे फिर बोला गया है कि इनको उखाड़ के लेके आ। किसको उखाड़ना ज्यादा आसान रहेगा? बड़े वाले को। छोटे वाले के कंपैरिजन में बड़े वाले को। पर हमने ग्लू तो दोनों पे इक्वल लगाया, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ग्लू से ही काम नहीं चल रहा। यहाँ पे ग्लू पर यूनिट एरिया किसमें ज्यादा लगा वो ज्यादा स्टेबल रहेगा। बात समझ आई? इसमें ग्लू पर यूनिट एरिया ज्यादा लगा, इसमें ग्लू पर यूनिट एरिया कम लगा। ग्लू कम लगा तो कम स्टेबल, ज्यादा लगा तो ज्यादा स्टेबल। सेम चीज
अब न्यूक्लियस की तो साइज बड़ी छोटी होती रहती है, कोई सा न्यूक्लियस बड़ा, जो न्यूक्लियस बड़ा उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो वैसे ज्यादा आएगी, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी को हम लोग कैसे लिखते हैं बता दो, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस इज गिवन बाय Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस A माइनस Z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस का m इंटू सी स्क्वायर। अब जो बड़ा प्रोटॉन होगा, बड़ा न्यूक्लियस होगा, उसमें Z भी ज्यादा होगा और A भी ज्यादा होगा, तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी तो ज्यादा आनी ही है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि बड़ा न्यूक्लियस हर बार स्टेबल होगा और छोटा वाला न्यूक्लियस हर बार अनस्टेबल होगा, पर ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का। जैसे कि यहाँ पे हमने यूज किया ग्लू पर यूनिट एरिया का, तो जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट एरिया ज्यादा, पर यूनिट न्यूक्लियन ज्यादा आएगी, वो न्यूक्लियस हमारे लिए स्टेबल होगा। जिसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम आई, वो मेरे लिए अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटीज के बारे में बात समझ आई। तो अपने को यहाँ पे जरूरत पड़ेगी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट पर न्यूक्लियन। कैसे फाइंड करेंगे, टोटल बाइंडिंग एनर्जी को हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दें। सो बाइंडिंग एनर्जी divided by number of nucleon. So this will be our binding energy per nucleon. Binding energy divided by number of nucleons. Sorry, number of nucleons कितने होंगे किसी भी एटम में, वो होंगे उसके एटॉमिक मास के इक्वल, which is A. So binding energy per nucleon is given by binding energy divided by number of nucleons. अच्छा, इसको डेफिनेशन के टर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, It is the minimum energy required or average minimum energy required per unit nucleon to separate or to break nucleus into consequent nucleons. ओके, चलो तो जल्दी से ये बात समझ आई हो तो इसको नोट कर लो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। फिर हम लोग इसका स्टेबिलिटी कर्व देखते हैं। चलो तो अब हम लोग देखते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस एटॉमिक मास का ग्राफ। तो हमने इस एक्सिस पे लिया गया है एटॉमिक मास, इस एक्सिस पे लिया है हम लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो अपने को ग्राफ कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, उसमें कुछ पिक्स दिखाई देती है और उसके बाद कुछ टाइम बाद अपने को एक फ्लैट लाइन दिखाई देती है जो कि बहुत ही कम चेंज हो रही है। ओके, अब इस ग्राफ से हमने कुछ ऑब्जर्वेशन लिखे, ऑब्जर्वेशन मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन क्या है, जो Fe है, आयरन है, उसके लिए अपने को मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिलती है। किसके लिए अपने को मैक्सिमम मिलती है, Fe के लिए। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है हमारा, अगर हम देखें 30 से लगा के 170 तक, 30 से लगा के 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा चेंज नहीं हो रही है। मतलब हम बोल सकते हैं कि 30 से लगा के 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट है। ओके, अब 30 से अगर हम नीचे की तरफ देखें, इधर की तरफ, जिनका एटॉमिक मास 30 से कम है, जिनको हम लोग लाइट न्यूक्लियाई भी कह सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, लाइट मतलब हल्की न्यूक्लियाई। अगर इनके लिए देखें हम लोग तो अपने को दिखेगा इनका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। हेवी के लिए देखते हैं तो हेवी के लिए भी अपने को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम दिखता है। तो हम लोगों ने तीनों ऑब्जर्वेशंस लिख दिए हमने अपने ग्राफ को देख के। अब इन ऑब्जर्वेशन से हमारे कंक्लूजन्स क्या है वो इधर लिखे हुए हैं। सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन को देख के कंक्लूजन लिखते हैं। पहला कंक्लूजन क्या है, देख जो लाइट न्यूक्लियाई है, मतलब इधर वाले इनको हम लोग लिख देते हैं लाइट न्यूक्लियाई, इनको लिख देते हैं हेवी न्यूक्लियाई। तो जो लाइट न्यूक्लियाई है उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, मतलब वो ज़्यादा अच्छे से चिपक के नहीं रहेंगे। मतलब एक पेपर हमने दीवार पे चिपकाया था वो कम ग्लू वाला है, तो वो क्या होंगे, पेपर को निकालना आसान होगा, तो वो कैसे होंगे हमारे लिए, अनस्टेबल। तो जो लाइट न्यूक्लियाई होते हैं उनके न्यूक्लियस कैसे होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। ओके, सिमिलरली जो हेवी न्यूक्लियाई होते हैं उनके भी न्यूक्लियस क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे, क्योंकि उनकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी बात, 30 से लगा के 170 तक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन लगभग कांस्टेंट है,
तो ये सारे के सारे न्यूक्लियस कैसे होंगे हमारे लिए? स्टेबल होंगे। एटम्स विद एटॉमिक नंबर 30 से 170 इज स्टेबल न्यूक्लियस। सबसे ज्यादा स्टेबल न्यूक्लियस किसका होगा? सोच के बता। जिसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज्यादा, वो सबसे ज्यादा स्टेबल। तो Fe हमारे लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। Fe का जो न्यूक्लियस होगा वो हमारे लिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। सबसे लिस्ट स्टेबल किसका होगा? जिसके बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे कम। किसकी सबसे कम? ड्यूटेरियम की। तो 2H के लिए हमारे पास क्या होगी? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मिनिमम। मैक्सिमम बाइंडिंग एनर्जी 8.75 होती है, मिनिमम होती है 1.1। किसके लिए होती है? ड्यूटेरियम के लिए वो होती है Fe126 के लिए, Fe56 के लिए। ठीक है, चल अब कुछ तुम यहाँ पे पिक्स देख रहे होंगे, तुझे कहीं पे पिक दिख रहा है, कभी कुछ ऐसा दिख रहा है। चल इसको बात करने के लिए हम लोग थोड़ी सी समझते हैं कि ये पिक क्यों आ रही है। देख यहाँ पे लिखा गया है ऑक्सीजन 16। तो ऑक्सीजन जो 16 जो होता है वो हमारे लिए स्टेबल होता है, उसका न्यूक्लियस स्टेबल होता है। लेकिन ऑक्सीजन 17 आई थिंक सो तुमको पता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होता है, तो उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा? अनस्टेबल होगा। उसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज हो गया। तो ये पीक अपने को अलग अलग क्या बोल सकते हैं आइसोटोप्स के लिए दिखाई देती है। जो अलग अलग आइसोटोप्स होते हैं एटम्स का, उनके लिए अपने को कुछ ऐसे पिक्स दिखाई देती है। यहाँ पे और भी ज्यादा पिक्स होती है पर वो हम लोगों ने ड्रॉ नहीं करी। ओके चलो, तो ये थे हमारे ऑब्जर्वेशंस। अब ऑब्जर्वेशंस कंक्लूजन, हम एक दो कंक्लूजन और लिख सकते हैं। कैसे? सोच। अब एक बात बता, हम लोग इलेक्ट्रॉन के केस में एक बात जानते हैं, जैसे कि सोडियम। अच्छा, सोडियम Na ज्यादा स्टेबल है या Na प्लस ज्यादा स्टेबल है? हम लोग देखते हैं Na प्लस अपने को ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? इसके पास इसकी शेल कंप्लीट नहीं होती, ये बात मेरे ख्याल से पता होगी सबको। इसके पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब जो लास्ट शेल में उसके पास एक इलेक्ट्रॉन बचता है। ओके, तो या तो ये क्या काम करे, इस इलेक्ट्रॉन को दूसरे को डोनेट कर दे और अपने को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बना ले। तो ये यही काम करता है। जब ये इसको डोनेट करता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इससे निकाल देता है, तो ये क्या बना देता है? नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। सेम न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियॉन्स। ओके, न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूक्लियॉन्स। तो अब जो हेवी न्यूक्लियस है वो क्या करेंगे? अपने अंदर से न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालेंगे। क्या करेंगे? अपने अंदर से न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालेंगे। बाहर निकालेंगे तो उनका एटॉमिक मास डिक्रीज होगा। तो हेवी न्यूक्लियस क्या करेंगे? अपने अंदर से न्यूक्लियॉन्स बाहर निकालेंगे, तो अपना वजन वो क्या कर रहे होंगे? कम कर रहे होंगे। किस वजन कम करेंगे तो क्या होगा? उनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। मतलब वजन कम कर रहे हैं 170 की इधर, तो वो क्या करेंगे? छोटे की तरफ जाएंगे। बेसिकली ये वजन अपने अंदर से न्यूक्लियस कैसे निकालते हैं? ये क्या करते हैं? बड़े न्यूक्लियस दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाते हैं। जो बड़ा न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है? दो छोटे छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। ऐसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लिखते हैं, चलो। फिफ्थ पॉइंट, हेवी न्यूक्लियस breaks into light nucleus। अच्छा, लाइट न्यूक्लियस में ब्रेक होगा तो ऐसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन। लिखते हैं ये बात। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। अब तू मेरे ख्याल से बता सकता है जो लाइट न्यूक्लियस होंगे वो क्या काम करेंगे? लाइट न्यूक्लियस अपनी बाइंडिंग एनर्जी बढ़ाना चाहेंगे, तो वो क्या करेंगे? छोटे छोटे दो न्यूक्लियस वो दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे। मान ले एक हाइड्रोजन दूसरा हाइड्रोजन दोनों मिले, तो उनका जो मास हो गया न्यूक्लियस का कितना हो जाएगा? एटॉमिक मास ट्वाइस। ऐसे मान लो दो हीलियम मिले तो 4 4 8 बड़ा, दो ऑक्सीजन मिले 16 16 32। तो इस तरीके से दो लाइट न्यूक्लियस क्या होंगे? एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे। ऐसे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। लिखें ये भी बात। लाइट न्यूक्लियस merge with each other merge with each
other to form heavy nucleus. This process is called nuclear fusion. फ्यूजन. अच्छा, लाइट न्यूक्लियस मतलब अपना हो गया सबसे बड़ा, सबसे लिस्ट स्टेबल ड्यूटेरियम. तो ड्यूटेरियम तो करेगा ही करेगा, सारे सारे लिथियम भी करता है, ऑक्सीजन भी करता है. तो ये सारे के सारे क्या चाहेंगे, अपनी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ाना. कैसे बढ़ाएंगे, दो एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होके. इसको हम लोग बोलते हैं एटम्स में न्यूक्लियस. तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन. जो हेवी न्यूक्लियाई है, बड़े लोग क्या काम करेंगे, अपना वजन कम करना चाहेंगे. वजन कम कैसे करेंगे, या तो बर्न कर दे, वजन तो ऐसे कम होंगे तो वो क्या करते हैं, दो अलग अलग में बट जाते हैं. तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियस बन जाते हैं, दोनों स्टेबल हो गए. ठीक है, ये बात. जल्दी से ये स्टेबिलिटी के लिए सारी चीजें लिख ले. बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ऑब्जर्वेशंस, कंक्लूजन्स. ओके, चलो तो एग्जांपल करते हैं हम लोग बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर. फाइंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर Fe एटम. अपने को सारी चीजें गिवन है. मास ऑफ Fe एटम दिया हुआ है कुछ इतना mu, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम दिया गया है और मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया गया है. जल्दी से फाइंड आउट करो इसको. आई होप सबने फाइंड कर लिया होगा. चलो तो हम लोग इसका सोल्यूशन देखते हैं. ओके, सोल्यूशन. चल एक बात बता, हम लोग बाइंडिंग एनर्जी को कैसे लिखते हैं, बता दे जल्दी से. बाइंडिंग एनर्जी इज गिवन बाय डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर. डेल्टा एम इज अवर मास डिफेक्ट. मास डिफेक्ट को हम लोग कैसे फाइंड करते हैं. सो मास डिफेक्ट इज गिवन बाय z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस. पर सर अपने को क्वेश्चन में ना तो मास ऑफ न्यूक्लियस दिया गया है ना मास ऑफ प्रोटॉन दिया गया है. तो अपने को यहाँ पे कुछ ना कुछ तिगड़म लगाना पड़ेगा क्योंकि मास ऑफ न्यूक्लियस तो अपने को गिवन नहीं है. अच्छा, पर अपने को मास ऑफ Fe एटम दिया गया है. तो इससे क्या हम लोग मास ऑफ न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं. चलो सोच के देखते हैं कैसे. मान ले कि ये मेरे पास न्यूक्लियस हो गया Fe एटम का. Fe एटम में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने होंगे, Z के इक्वल 26 इलेक्ट्रॉन्स. ओके, ये बात. एक बात बता, क्या हम मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं अगर m लिख दूं तो मैं इस m को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ जो एटम में x माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, z इलेक्ट्रॉन्स होंगे. तो z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो हम मास ऑफ न्यूक्लियस को क्या लिख सकते हैं, मास ऑफ एटम माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं. सो डेल्टा m हमारा क्या चेंज होता है, z टाइम्स ऑफ mp प्लस का a माइनस z टाइम्स ऑफ mn माइनस मास ऑफ एटम विच इज x माइनस माइनस प्लस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन. अच्छा, तुझे कुछ दिखा क्या, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, इन दोनों को हम साथ में कंबाइन कर लेते हैं. सो डेल्टा m इज इक्वल्स टू z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ आवर एटम. ये तुझे कुछ दिख रहा है क्या, एक हाइड्रोजन, अच्छा सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन कौन से मॉलिक्यूल में होता है, हाइड्रोजन में. सो दिस इज अवर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. सो दिस इज अवर मास ऑफ हाइड्रोजन एटम. तो हम लोगों ने डेल्टा एम को थोड़ा चेंज कर लिया. अब हमारा डेल्टा एम क्या रहा, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ आवर एटम. सो दिस इज न्यू फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट. अब हम मास डिफेक्ट जो चीजें दी गई है उसके हिसाब से हम फाइंड कर सकते हैं. क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. न्यूट्रॉन, अगर प्रोटॉन का मास दिया जाता है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं. ओके, सो दिस, ये दो फॉर्मूलेज है हमारे लिए मास डिफेक्ट के लिए. सो दिस कैपिटल एम इज मास ऑफ न्यूक्लियस एंड हियर दिस mx इज
मास और एटॉमिक मास लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एटम। अब हम लोग डेल्टा एम फाइंड करते हैं अपनी वैल्यूज के लिए। चलो, सो डेल्टा एम इज इक्वल्स टू z टाइम्स ऑफ मास ऑफ हाइड्रोजन एटम, विच इज z मतलब हो गया 26 इंटू 1.007825। अच्छा, एक ध्यान रखना, इस चैप्टर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इन वैल्यूज़ को एग्जैक्टली लिखना, क्योंकि जब हम डिफरेंस निकालेंगे ना, डिफरेंस अपना 0.01 कभी 0.1 से कम आएगा, यूँ समझ ले, एक AMU से भी कम आएगा, इसलिए इन वैल्यूज़ को जितना एक्यूरेटली लिखोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। प्लस मास ऑफ प्रोटोन m माइनस जेड, a माइनस जेड मतलब दोनों का डिफरेंस पता, 56 माइनस 26, बहुत आसान है, 20, ओके, नो 30, सो 30 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन विच इज 1.00865, माइनस करना है मास ऑफ Fe एटम, वो कितना है 55.9349। कैलकुलेट कर इसको, आराम से घर पे बैठना, कैलकुलेटर लेना चाहे तो यूज करना, पर मत करना मेरे ख्याल से, क्योंकि जब तुम जेईई या नीट का एग्जाम दोगे तब तुम्हें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, और मे भी अब होने लगा है। ओके, तुम कैलकुलेटर का यूज करके इसको जल्दी से कैलकुलेट कर, कितना आ रहा है अपना का। सो डेल्टा एम जब हम फाइंड करते तो आता है 0.5, मे भी इसको नोट कर लेता हूं, 284, 0.5284 AMU। सारे रिजल्ट हमारे AMU में, तो डेल्टा एम भी किस में आएगा, AMU में। अब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकाल लेते हैं। सो बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल्स टू आ जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, तुझे एक चीज याद होगी, 1 AMU इक्वल टू हाउ मच एनर्जी, 931 MeV। ओके, तो डेल्टा मतलब इतना AMU में कितनी एनर्जी हो जाएगी, कैलकुलेट नहीं करना, फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है अपने को। सो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी मेरी 0.5284 इंटू 931 MeV। ये कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं, बता तो जल्दी से कितना आ जाएगा, मुझे भी नहीं पता, मैं जल्दी से नोट करता हूं, तुम इतने में कैलकुलेट करो। तो ये निकल के आता है हमारे लिए 492.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली, अब क्या फाइंड करना था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। दोनों साइड डिवाइड कर दे ए से, तो इधर की ओर कितना आ जाएगा 492.84 डिवाइडेड बाय ए, नंबर ऑफ एटॉमिक मास कितना है इसका 56, ओके 56 MeV। ये निकल के आता है मेरा 8.76 MeV के। ओके, ये प्रोसेस था हमारा। हमको इस चैप्टर में मोस्ट ऑफ द टाइम बाइंडिंग एनर्जी के ऊपर बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर अपने को कैलकुलेशन गंदी होती है, तो उसमें हमें को गलती करने से बचना है। ओके, कैलकुलेटर का यूज इन केस अगर तुम्हारे पास है तो करो, मेरे ख्याल से नहीं करना ज़्यादा सही है। ओके, उससे तुम्हारा मतलब कैलकुलेटिव पावर बढ़ेगा। जल्दी से इन सारी चीज़ों को नोट करो, फिर हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। चलो, तो हम लोग अपना अगला एग्जाम्पल देखते हैं। कैलकुलेट एनर्जी प्रोड्यूस्ड व्हेन न्यूट्रॉन गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट होता है तो वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, वो अपने को फाइंड करना है। यहाँ पे अपने को बाइंडिंग एनर्जी नहीं फाइंड करना। चलो, तो ये जो एनर्जी जो रिलीज होती है रिएक्शन में, इसको हम लोग बोलते हैं Q वैल्यू। अब Q वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं वो हम इधर देखते हैं। सो Q वैल्यू कैसे डिफाइन करी जाएगी, इट इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द गिवन रिएक्शन। ओके, तो अपने को रिएक्शन दिया गया है x प्लस वाई इज कन्वर्टेड इंटू जेड प्लस सी। तो यहाँ पे Q वैल्यू कैसे लिखते हैं, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट इंटू सी स्क्वायर। सो दिस इज अवर Q वैल्यू। यहाँ पर भी तुझे Q वैल्यू फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड कर कैसे निकालेगा। सबसे पहले काम कर, यहाँ पे इक्वेशन लिख ले कि न्यूट्रॉन कैसे कन्वर्ट हो रहा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। सो दिस इज अवर न्यूट्रॉन इज कन्वर्टिंग इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। ओके, अच्छा, प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज। अब एक बात जानते हैं, किसी भी रिएक्शन में चार्ज कंजर्व होता है। यूनिवर्स में चार्ज कंजर्व होगा तो हर रिएक्शन में भी चार्ज कंजर्व होना चाहिए। इनिशियल न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज 0, प्रोटॉन के ऊपर प्लस का चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस का चार्ज। तो लेफ्ट हैंड साइड में चार्ज 0 तो राइट हैंड साइड में भी चार्ज 0 होना चाहिए। जल्दी से इसके लिए Q वैल्यू फाइंड करो।
आई होप फाइंड कर लिया। चलो देखिए कैसे करना था। Q वैल्यू इज गिवन बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन इंटू सी स्क्वायर, हमने क्या करा C को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस का मास ऑफ प्रोटॉन इंटू सी स्क्वायर माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू सी स्क्वायर। सबका मास पुट करें और सी स्क्वायर का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। ओके, अरे हमको क्वेश्चन में तो इनका मासेस MEV में दिया गया है, मतलब क्या है, हमको Mn इंटू सी स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन दिया गया है ऑलरेडी। अगर तो डायरेक्ट हम लोग पुट कर सकते हैं, अब अपने को कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन आसान हो गया मेरे लिए। Mn इंटू सी स्क्वायर विच इज अवर 939.57 माइनस मास ऑफ प्रोटॉन 938.27 माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है वो हमारे लिए 0.511। बहुत ही आसानी से हम लोग इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेट कर जल्दी से बता क्या आंसर आ रहा है। क्या फाइंड कर लिया? आंसर आना चाहिए 0.73 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अपने को यहाँ पे मासेस खुद एनर्जी के टर्म में दिए गए थे, तो हमने इसका वैल्यू डायरेक्ट लिख दिया। Mn इंटू सी स्क्वायर का वैल्यू अपने को दिया गया है। हमने पिछले कुछ टाइम पहले बात करी थी इसके ऊपर कि हम मास को एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एनर्जी मास इक्विवेलेंस। जल्दी से नोट कर लो इस क्वेश्चन को। और आज का टॉपिक हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं, अगले लेक्चर में फिर से मिलेंगे। थैंक यू।